हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आइडिया झुंझुनू। तो हमारा जो फिजिक्स में चैप्टर चल रहा था उसका नाम है प्रत्यास्थता यानी कि इलास्टिसिटी। क्या होती है इलास्टिसिटी? जब भी किसी पदार्थ पर हम एक बाह्य बल लगाते हैं तो या तो वह पदार्थ क्या होता है, संकुचित हो जाता है या फिर खिंच जाता है। तो पदार्थ के उसी गुण को क्या कहेंगे हम? पदार्थ के उसी गुण को क्या कहेंगे? प्रत्यास्थता कहेंगे। आयुष गोयल नमस्कार। योगेंद्र झाझड़िया गुड मॉर्निंग। आयुष गोयल नमस्कार। तो चलिए कल की बात करते हैं। हमने कल क्या क्या देखा? कल हमने देखा था एक तो यंग्स मॉडुलस देखा था, एक बल्क मॉडुलस देखा था। ये दो ही हमने कल मॉडुलस डिफाइन मतलब चर्चा की थी। इन दोनों मॉडुलस के बारे में चर्चा की थी, जहां पर यंग मॉडुलस की वैल्यू क्या आती है अपने पास? यंग मॉडुलस की अगर आपको ध्यान में हो तो क्या आती है? mg कैपिटल L बाई पाई r स्क्वायर स्मॉल l। जहां L क्या है? ये तो है प्रारंभिक लंबाई, जो इनिशियल अपनी लेंथ होती है वो है। ये क्या है? जो लंबाई में वृद्धि होती है वो है। पाई आर स्क्वायर क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। और mg क्या है? जो इस पर फोर्स लग रहा है वो है। लोकेश यादव गुड मॉर्निंग। राहुल कुमार गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ये था अपना यंग्स मॉडुलस। और उसके बाद हमने क्या देखा था कि बल्क मॉडुलस क्या होता है? बल्क मॉडुलस क्या होता है? इसको कैसे भी डिफाइन किया जाता है? इसको क्या किससे डिफाइन किया जाता है भाई? कैसे भी डिफाइन किया जाता है। तो अगर मैं के की वैल्यू बताऊं आपको तो पीवी बाई डेल्टा वी, कुछ इस प्रकार से अपने पास इसकी वैल्यू आई थी। जहां पर ये क्या था? ये था अपने पास प्रतिबल। क्या था? प्रतिबल। और कौन सा प्रतिबल? आयतनिक प्रतिबल, जो अभिलंब लगता है, आयतन वाले में लगता है ना, आयतनिक प्रतिबल, अभिलंबवत प्रतिबल भी बोल सकते हो। और v क्या है? v अपना प्रारंभिक आयतन हो गया किसी भी वस्तु का। और डेल्टा v क्या है? जो आयतन में परिवर्तन होता है वो होता है। तो हमने कल चर्चा कर ली थी बल्क मॉडुलस के बारे में और यंग्स मॉडुलस के बारे में। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात करेंगे, जो दृढ़ता गुणांक होता है। जो क्या होता है? दृढ़ता गुणांक होता है। गुड मॉर्निंग भाई सभी को। ठीक है, अब बात करेंगे हम दृढ़ता गुणांक की। गुणांक के बारे में मैंने आपको बताया था कि गुणांक को निकालते हैं हम, तीन प्रकार के गुणांक निकालेंगे। यंग प्रत्यास्थता गुणांक और आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और एक दृढ़ता गुणांक। इसमें क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रतिबल बटा विकृति, प्रतिबल डिवाइडेड बाई विकृति। तो यहां पर प्रतिबल कौन सा काम में लिया जाएगा? ध्यान देने वाली बात यही है कि तीनों में जो तीनों अपने गुणांक निकाले हैं वहां पर फॉर्मूला यही लगेगा, प्रतिबल बटा विकृति। पर कौन से में कौन सा प्रतिबल लगेगा, कौन सी विकृति लगेगी, ये ध्यान देने वाली बात है। तो यहां पर जो प्रतिबल लगेगा वो होगा अपरूपण प्रतिबल। अपरूपण प्रतिबल मैंने आपको बताया हुआ है। अपरूपण प्रतिबल क्या होता है, अपरूपण विकृति क्या होता है, और विकृति कौन सी होगी? अपरूपण विकृति। ठीक है, अपरूपण विकृति। इस प्रकार से दृढ़ता गुणांक क्या होगा कि अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति का जो अनुपात होता है उसे ही क्या कहते हैं? दृढ़ता। किसी ठोस पदार्थ का दृढ़ता गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? कि अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण जो विकृति है उसका जो अनुपात होता है, उसका जो रेशियो होता है, उसी को क्या कहते हैं हम? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है जरा देखिए। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं ईटा से। ठीक है, ईटा इज इक्वल टू क्या होता है? प्रतिबल था। प्रतिबल कौन सा था अपने पास? ये अपरूपण प्रतिबल था। और प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होता है? F बाई ए होता है। F क्या होता है? बाह्य बल। और A क्या होता है? जो अपने पास क्षेत्रफल होता है वो होता है। ठीक है, और अपने पास अपरूपण विकृति थी। अपरूपण विकृति का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको? थीटा इज इक्वल टू जो परिवर्तन होता है विस्थापन में और लंबाई,
ये मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से अपरूपण विकृति डिफाइन होती है। तो अपरूपण विकृति की वैल्यू हम यहां रखेंगे थीटा। तो इस प्रकार से डिवाइडेड बाई 1 है, ये ऊपर चला जाएगा, f इज इक्वल टू a इंटू एफ डिवाइडेड बाई a इंटू थीटा। ये किसकी वैल्यू हो जाती है अपने पास? ईटा की वैल्यू हो जाती है। और यही क्या होता है? दृढ़ता गुणांक होता है। यही क्या होता है? दृढ़ता गुणांक होता है। ठीक है, इसमें बस आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि एन ईटा इज इक्वल टू क्या होता है? एफ बाई ए इंटू थीटा होता है, जहां थीटा क्या है? थीटा तो है अपने पास अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा एक्स बाई एल होती है, जहां डेल्टा एक्स क्या होता है? जो अपने पास इस प्रकार से हम बल लगाते हैं, जैसे मैंने बुक ली थी, बुक पर इस प्रकार से बल लगाते हैं तो ये जो विस्थापन होता है इसको तो मैंने डेल्टा एक्स कंसीडर किया है, और जो इसकी लेंथ होती है उसको मैंने एल कंसीडर किया है। तो डेल्टा एक्स बाई स्मॉल एल किसकी वैल्यू होती है? अपने पास जो अपरूपण विकृति होती है, अपने पास शेयर स्ट्रेन होती है, उसकी वैल्यू होती है। जहां थीटा क्या है? शेयर स्ट्रेन है, ए क्या है? क्षेत्रफल है, एफ क्या है? उस क्षेत्रफल पर जो बल कार्य कर रहा है। और ये जब इस प्रकार से हम इसको डिनोट करते हैं तो किसकी वैल्यू आती है? दृढ़ता गुणांक ईटा की वैल्यू आती है। ठीक है, समझ में आया क्या आपको ये चीज? अगर समझ में नहीं आई तो मैं फिर से बताता हूँ। कोई चीज कहाँ समझ में नहीं आई है अगर आप में से किसी को भी, तो मैं फिर से बता देता हूँ। बताइए भाई। योगेंद्र जाजड़िया समझ में आ गया? ठीक, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, ईटा इज इक्वल टू एफ बाई ए थीटा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी बात किस किस के बारे में हो गई? y इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस के बारे में हो गई, और किसके बारे में हो गई? k की बात हो गई अपने पास, जो बल्क मॉडुलस था अपने पास उसकी बात हो गई। और अब बात कर ली हमने किसके बारे में? जो अपने पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है उसके बारे में। अब बात करते हैं, हम एक नई चीज पढ़ते हैं, जो पॉइसन का अनुपात है। पॉइसन का अनुपात। पॉइसन रेशियो क्या होता है? पॉइसन रेशियो, पॉइसन रेशियो क्या बोलता है कि जैसे एक लिमिट ऑफ अपने पास वो होती है, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी होती है, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर जो अपने पास पार्श्विक विकृति होती है, अपने पास एक तो लेटरल स्ट्रेन होती है और एक अपने पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होती है। तो लेटरल स्ट्रेन और जो अपने पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, इन दोनों का जो अनुपात होता है उसको क्या कहते हैं? हम पॉइसन का अनुपात कहते हैं। तो मैंने क्या बताया कि मैंने बताया कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर जो लेटरल स्ट्रेन है, लेटरल स्ट्रेन को हिंदी में क्या कहेंगे? पार्श्विक विकृति, पार्श्विक विकृति, तथा जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है उसको क्या कहेंगे? अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहेंगे? पॉइसन का अनुपात कहेंगे, पॉइसन का अनुपात कहेंगे। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जो अपने पास पार्श्विक विकृति होती है वो क्या होती है और अनुदैर्ध्य विकृति होती है वो क्या होती है। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अपने पास मान लिया एक रबड़ है, एक रबड़ है जो इस प्रकार से लटका हुआ है, इस प्रकार से एक रबड़ लटका हुआ है अपने पास। ठीक है, इसकी लंबाई क्या मान ली हमने? स्मॉल एल मान ली। ठीक है, यहां तक इस पर कोई फोर्स अप्लाई, बाहर जो बाह्य बल है वो अप्लाई नहीं कर रहे हैं हम। अब मान लिया इस पर एक बाह्य बल F नीचे की तरफ अप्लाई कर दिया हमने, तो क्या होगा? ये जो रबड़ है इसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी, और इस लेंथ को मैंने क्या मान लिया?
डेल्टा स्मॉल एल, इसको क्या मान लिया, डेल स्मॉल एल मान लिया। अब यहाँ पर एक बात और समझने वाली है, ये तो क्या हो गया अपने पास, डेल एल बाई स्मॉल एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, कौन सी विकृति आ जाएगी, अनुदैर्ध्य विकृति आ जाएगी। अब ये पार्श्विक विकृति क्या होती है, अपन को इसको समझना जरूरी है, क्योंकि अपने ये पास यहाँ पर पार्श्विक विकृति का भी वैल्यू कुछ ना कुछ अपने को पुट करनी होगी, उसके बाद ही हमारा कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। तो यहां से देखिए, यहां से मैंने आपको डिफाइन किया है कि यहां से इस जो रबर है इसकी जो मोटाई है, इसकी जो मोटाई है वो कुछ ज्यादा है, और यहाँ नीचे देखिए फोर्स लगने के बाद इसकी मोटाई मैंने थोड़ी कम दिखाई है। तो आप एग्जांपल आप घर पे भी देख सकते हो कि जब जब हम रबड़ को नीचे की तरफ खींचते हैं, किसी प्रत्यास्थ वस्तु को धीरे धीरे नीचे की तरफ खींचते हैं, तो जो उसकी चौड़ाई होती है वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम खींचते जाते हैं वैसे वैसे उसकी चौड़ाई कम होती जाती है, वैसे वैसे उसकी चौड़ाई कम होती जाती है, अर्थात वो जो वस्तु है वो पतली होती जाएगी जैसे जैसे हम उस पर ज्यादा बल लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर मान लिया, यहाँ पर इसकी शुरुआत में क्या था, शुरुआत में जो इसकी डेप्थ, इसकी जो चौड़ाई थी उसको डी मान लिया, और यहां से यहां तक क्या मान लिया, डेल्टा डी मान लिया। तो अपने पास पार्श्विक विकृति क्या होगी, पार्श्विक विकृति वही होता है अपने पास विमा में परिवर्तन, विमा में परिवर्तन क्या हुआ है, डेल डी, और प्रारंभिक विमा क्या थी, डी थी, ठीक है। और अपने पास अनुदैर्ध्य विकृति क्या है, अनुदैर्ध्य विकृति वही होगा विमा में परिवर्तन डेल्टा एल और प्रारंभिक विमा एल, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना है अपने को, अपन पायसन के अनुपात को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। पार्श्विक विकृति अनुपात अनुदैर्ध्य विकृति, इन दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। पार्श्विक विकृति क्या होती है, डेल्टा डी बाई डी, और अनुदैर्ध्य विकृति डेल्टा एल बाई एल। अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये ऊपर चला जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो डेल्टा डी मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल एल और कैपिटल डी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एल। तो ये जो वैल्यू आएगी, किसकी वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू आएगी, अपने पास सिग्मा की वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू आएगी, सिग्मा की वैल्यू आएगी। और सिग्मा क्या होता है अपने पास, सिग्मा ही होता है पायसन का अनुपात। पायसन के अनुपात को किससे डिनोट किया जाता है, सिग्मा से डिनोट किया जाता है। और इस प्रकार से हम सिग्मा की वैल्यू निकालते हैं, वो जो क्या होती है, डेल्टा डी मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल एल, जहां एल क्या, डी क्या, डेल्टा डी क्या है, जो इसकी चौड़ाई है इसमें परिवर्तन, ठीक है। स्मॉल एल क्या है, प्रारंभिक लंबाई, ये रही, सारी की सारी चीजें मैंने यहां डिनोट की हैं। कैपिटल डी क्या है, जो इसकी प्रारंभिक चौड़ाई थी वो, और यहां से देखिए डेल्टा एल क्या है, जो अपने पास ये लंबाई यहां से यहां तक जब हमने फोर्स लगाया, यहां से फोर्स लगाया तो इसकी लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ, उसको मैं डेल्टा एल बोल रहा हूं। सारी की सारी वैल्यूज मैंने फॉर्मूले में पुट की, तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट क्या आया, ये आया। और यही क्या होता है अपने पास, सिग्मा की वैल्यू होती है, और सिग्मा क्या होता है, पायसन का अनुपात होता है। क्या आपको ये चीज समझ में आई कि पायसन का अनुपात क्या होता है, बताइए भाई, क्या आपको ये चीज समझ में आई कि पॉइसन का अनुपात क्या होता है। लोकेश यादव, राहुल कुमार, योगेंद्र जाजड़िया, ओके भाई। तो चलिए अब देखते हैं, हम कुछ सिग्मा की बात कर लेते हैं। सिग्मा क्या होता है, सबसे पहले देखिए इसका जो मात्रक है वो क्या होगा। मात्रक देखिए सिग्मा है, सिग्मा का मात्रक देखिए, आप जरा बताइए, आप में से कोई भी बताइए सिग्मा का मात्रक क्या होगा। सिग्मा का फॉर्मूला मैंने रखा है, पार्श्विक विकृति और डिवाइडेड बाय अनुदैर्ध्य विकृति, तो इसका मात्रक क्या होगा, इसकी यूनिट क्या होगी, बताइए जरा। रवि कुमार, कौन सा वापस बताऊं भाई, कहां से वापस बताऊं, कौन से जो यहां से पॉइंट है वहां से वापस, चलिए शुरू से वापस बता देता हूं, एक बार रिपीट कर देता हूं। तो पॉइसन का अनुपात क्या होता है, पॉइसन का अनुपात क्या बोलता है
कि कोई पदार्थ है अपने पास, कोई भी पदार्थ है, अगर उस पदार्थ को हम बल लगा रहे हैं और वो बल कहां तक लग रहा है, प्रत्यास्था की सीमा के अंदर तक लग रहा है, क्योंकि ज्यादा बल लगा देंगे तो प्रत्यास्था की सीमा को क्रॉस कर जाएगा और वो टूट जाएगा, वो जो पदार्थ वो टूट जाएगा। तो क्या बोल रहा है पोइसन का अनुपात, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर जो अपने पास पार्श्विक विकृति है, वो पार्श्विक विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति का जो अनुपात होता है उसी को पॉइसन का अनुपात कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या हो गई हमारे पास, पार्श्विक विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति। पार्श्विक विकृति क्या होती है, लेटरल स्ट्रेन क्या होती है, जो मैंने यहां बताया है कि कोई पदार्थ, कोई जैसे रबर मान लीजिए आप, एग्जांपल के लिए आप रबर मान लीजिए, अगर अपने पास सिंपल रबर है, रबर का वो बालों में बांधते हैं या फिर नोटों की गड्डी के बांधते हैं ना, वो रबर ले लीजिए आप, ठीक है। रबर लिया आपने, उसको बीच में से काटा और एक लंबाई, कुछ लंबाई में उसको ऐसे लटका लिया। अब उस रबर को आप खींचिए थोड़ा, तो खींचेंगे तो क्या देखेंगे कि उसकी जो पहले मोटाई थी उस रबर की, वो क्या हो गई, जितना हम बल लगा रहे हैं वो मोटाई धीरे 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 कम होती जा रही है, मतलब वो पतला होता जा रहा है। तो पतला होने को क्या कहेंगे हम, वो जो विकृति होगी वहां पर उसको क्या कहेंगे, पार्श्विक विकृति कहेंगे, जिसको किससे बताएंगे, यहां से यहां तक इसकी जो मोटाई थी वो क्या थी, डी थी, और यहां से यहां तक मोटाई में परिवर्तन क्या हुआ, डेल्टा डी हुआ। तो डेल्टा डी बाई, और विकृति का फॉर्मूला क्या होता है, विमा में परिवर्तन डिवाइडेड बाय प्रारंभिक विमा। तो विमा में परिवर्तन कितना हुआ, डेल्टा डी, प्रारंभिक विमा कितनी है अपने पास, डी, तो डेल्टा डी बाई डी क्या हो गया अपने पास, पार्श्विक विकृति हो गया। और अपने पास अनुदैर्ध्य विकृति क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन, जब अपन किसी प्रत्यास्थ वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसकी लंबाई में परिवर्तन होता है, तो उसको अनुदैर्ध्य विकृति के रूप में दर्शाते हैं हम। तो अनुदैर्ध्य विकृति क्या होता है, विमा में परिवर्तन डिवाइडेड बाय प्रारंभिक विमा। तो यहाँ कौन सी विमा में परिवर्तन होता है, लंबाई में परिवर्तन होता है, तो डेल्टा एल बाई एल। इस प्रकार से हम इन दोनों चीजों को यहाँ रख देंगे फॉर्मूले में, यहां हम दोनों को फॉर्मूले में रख देंगे, पार्श्विक विकृति अनुपात अनुदैर्ध्य विकृति, डेल्टा डी बाई डी और डेल्टा एल बाई एल, ये यहां पर ऊपर चला जाएगा और ये यहां पर इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो डेल्टा डी मल्टीप्लाइड बाई एल, डेल्टा डी ये ऊपर चला गया मल्टीप्लाइड बाई एल, और डी, ये डी है और ये ऊपर चला गया इसके साथ मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एल, और ये किसके बराबर होता है, सिग्मा के बराबर होता है। और सिग्मा क्या होता है, पॉइसन का अनुपात होता है। रवि कुमार समझ में आया, समझ में आया, मैंने वापस से बता दिया है। कुछ नहीं करना आपको, दो चीजें ध्यान रखनी है, पार्श्विक विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति, इसको अनुपात के रूप में बताना है। योगेंद्र झाझड़िया बिल्कुल सही जवाब आपका, ये यूनिट लेस होता है, यूनिट लेस होता है और डायमेंशन लेस भी होता है, डायमेंशन लेस भी होता है और यूनिट लेस भी होता है। कैसे होता है, यहां से देखिए, ऊपर कौन सी है, विकृति है, विकृति भी यूनिट लेस और ये भी यूनिट लेस, नीचे भी विकृति है, नीचे भी यूनिट लेस, ठीक है। या फिर ये भी बोल सकते हो विकृति से विकृति कैंसिल आउट हो गए, तो अपने पास जो राशि बची इसके बराबर में वो यूनिट लेस होगी या फिर विमाहीन होगी, ठीक है। तो ये दो बात बता दी मैंने आपको। और सिग्मा की जो वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक होती है, वो कहां से कहां तक होती है, वही बताओ, कोई बताना चाहेगा कि जो सिग्मा की वैल्यू होती है उसकी कहां से कहां तक होती है। जो सिग्मा होता है उसकी वैल्यू -1 से +½ के बीच होती है। कहां तक होती है, जो सिग्मा की वैल्यू होती है वो -1 से +½ के बीच होती है। बट क्या होता है, यहाँ पर हम माइनस वाली जो क्वांटिटीज हैं, जो अपने पास राशियां हैं, संख्या हैं, उनको कंसिडर नहीं करते हैं। तो जनरली हम ऐसा बोल सकते हैं कि सिग्मा की जो वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक होगी, 0 से लेकर ½ तक होगी। आपको अगर पूछ लिया जाए, क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, बिल्कुल सही जवाब -1 to 0.5 होगी, बट हम कंसिडर नहीं करते हैं, इसलिए हम 0 से ½ लेते हैं, 0 से 0.5 लेते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछेगा, चलिए मैं आपको ये इरेज कर देता हूं, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर कि सिग्मा की वैल्यू होगी, सिग्मा की वैल्यू होगी, ठीक है, सिग्मा की वैल्यू होगी, तो वो आपको -1 <= सिग्मा, ये क्या होगा, ½ या फिर 0.5 बोल दीजिए, या फिर 0 to ½ ये दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा,
अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा, इन दोनों में से एक ही ऑप्शन देगा, और जो ऑप्शन मिलेगा आपको इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन मिलेगा वही अपना करेक्ट आंसर होगा। ये नहीं होगा कि ये ए दे दिया, बी दे दिया, सी और डी कुछ और दे दिए, ऐसा नहीं होगा। दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको मिलेगा और वही सही आंसर होगा। जैसा योगेंद्र जाजड़िया ने बताया -1 to -1 अगर आपको ये ऑप्शन मिल रहा है तो ये सही होगा। अगर बाई चांस ये ऑप्शन नहीं दिया, 0 to ½ दे दिया, तो आपका वहां पर 0 to ½ ऑप्शन ही सही होगा। समझ में आई भाई बात? दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेंगे और दोनों में से जो ऑप्शन मिलेगा वही आपका सही होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो देखिए अब बात करते हैं हम, कुछ टर्म्स है अपने पास, टर्म्स तो नहीं बोल सकते आप उनको, डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं, डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं जिनके बेसिस पर आपको कई बार सवाल देखे जा सकते हैं और डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं उनसे। मैं तो यही बोलूंगा आप इनको डायरेक्ट रट लीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, डायरेक्ट रट लीजिए। और वो कौन सी क्या चीजें हैं? ये चीजें हैं विभिन्न प्रत्यास्थता गुणांकों में संबंध। यहाँ पर मैंने 4 संबंध बताए हैं, आपको चारों के चारों हमेशा याद रहने चाहिए। इन चारों से आपको डायरेक्ट सवाल देखने को मिलेंगे। इन चारों सवालों से आपको, इन चारों फॉर्मूला से डायरेक्ट सवाल देखने को मिलेंगे। किस किस प्रकार से है देखिए, अगर आपको पूछ ले यहां पर y क्या है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक। सिग्मा या k क्या है? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। सिग्मा क्या है? पॉइसन रेशियो। और ये क्या है? दृढ़ता गुणांक। क्या है? दृढ़ता गुणांक। तो अपने पास 4 क्वांटिटीज हो गई, y, k, सिग्मा और ईटा। ठीक है, अपने पास 4 क्वांटिटीज हो गई और इन चारों में से अलग अलग अपने को रिलेशन बताए गए हैं और इन चारों रिलेशनों को हमें याद रखना होगा। तो पहला रिलेशन देखिए, y के और सिग्मा में संबंध बताइए, मतलब यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और जो अपना क्या है पॉइसन रेशियो है, उन तीनों में संबंध क्या होगा? तो आपका संबंध होगा y = 3k, y = 3k 1 - 2 सिग्मा। क्या होगा? y = 3k 1 - 2 सिग्मा। ये देखिए, ये रहा y = 3k 1 - 2 सिग्मा। ठीक है, अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि y अपने पास यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक और पॉइसन रेशियो में संबंध बताइए, तो क्या होगा? y = 2n 1 + सिग्मा। क्या होगा? y = 2n 1 + सिग्मा। अपने पास ये रहा। ठीक है, अगर आप तीसरा संबंध देखना चाहिए, y n और k में संबंध, y क्या है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ईटा क्या है? दृढ़ता गुणांक और k क्या है? अपना आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तो इसमें संबंध क्या होगा? y = 9 ईटा k / 3 k प्लस में ईटा। ठीक है, इस प्रकार से ये संबंध होगा। और यहां से देखिए नेक्स्ट क्या होगा, यहां पर सिग्मा की वैल्यू पूछ रहा है। सिग्मा की वैल्यू क्या होगी? 3k - 2 ईटा 3k + 2 ईटा। यहां पर कई किताबों में गलत दे रखा है, आपको यहां पर 6k - 2 ईटा + 6k + 2 ईटा इस प्रकार से मिलेगा। मतलब यहाँ पर 3 की जगह 6 मिलेगा, जो कि गलत है, आप 3 कर लीजिए उसको। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूलाज हैं आपके, चारों आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इनमें कहीं फेरबदल नहीं किया जाता। ज्यादा से ज्यादा फेरबदल किया जाएगा ऊपर कर, किसी जैसे y है तो 1/y बोल देगा, सिग्मा है तो 1/सिग्मा का आंसर पूछ लेगा। ज्यादा से ज्यादा आपसे ये इस प्रकार से आंसर पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से अपना ये जो टॉपिक है प्रत्यास्थता वाला कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की, जो आपके इससे ज्यादा हार्ड टिपिकल न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाएंगे। आपको सिंपल न्यूमेरिकल, सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ज्यादा घबराने की आपको जरूरत है नहीं। जैसा जैसा मैं बता रहा हूं वैसा वैसा आप करते रहिए। तो अपने पास ये कोई क्वेश्चन दे रखे हैं 5 क्वेश्चन है, इन 5 क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। तो देखिए, प्रत्यास्थता सीमा से अधिक बल लगाने से, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। आपको देखने से लग रहा होगा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो बिल्कुल बेटा ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूं कि प्रत्यास्थता सीमा से अधिक
बाह्य बल लगाने से, प्रत्यास्थता सीमा से अधिक बाह्य बल लगाने से क्या होगा अपने पास? पदार्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पदार्थ में स्थायी विकृति उत्पन्न हो जाएगी, विकृति शून्य हो जाएगी, पदार्थ द्रवीकृत हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर मुझे दीजिए, आप इसका आंसर मुझे दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 1 2 3 4 कौन सा होगा सही? प्रत्यास्थता सीमा से जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो क्या होता है अपने पास? कल ही बताया था मैंने, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है? योगेंद्र झाझड़िया, और कोई भाई? योगेंद्र झाझड़िया का जवाब है बी। योगेंद्र झाझड़िया का यह जवाब है कि पदार्थ में स्थायी विकृति उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा कोई ऑप्शन जवाब देना चाहेगा? लोकेश यादव दो, चलिए लोकेश यादव और योगेंद्र झाझड़िया का जवाब सेम है। तो आपका जो जवाब होगा वो बिल्कुल सही है, बी ही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 2 अपना जवाब होगा। क्या मैंने बताया था आपको कल कि अपने पास एक लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी होती है, जहां तक, जैसे ये कोई रबर है, एग्जांपल मान लीजिए, इलास्टिक वस्तु है, इलास्टिक थिंग है कोई, मैंने इसको खींचा 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 और एक बल की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसके बाद अगर मैं क्या उसको खींचूंगा तो या तो वो टूट जाएगा या उसमें स्थायी विकृति पैदा हो जाएगी। क्या होगी? स्थायी विकृति पैदा हो जाएगी। ठीक है, राहुल कुमार सी, बेटा सी नहीं होगा, इसमें विकृति शून्य कैसे होगी? विकृति शून्य नहीं होगी। विकृति शून्य होने का मतलब क्या है? विकृति शून्य, जैसे मैं ये बोल दूं अपने पास क्या थी विकृति? अनुदैर्ध्य विकृति थी, अनुदैर्ध्य विकृति थी, अनुदैर्ध्य विकृति। उसका फॉर्मूला क्या था? डेल्टा एल बाई एल, ये था। ये जीरो कब होगा? इसको जीरो करने के लिए मुझे इसको जीरो करना पड़ेगा, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू जीरो होने का मतलब क्या हुआ? डेल्टा एल जीरो होने का मतलब हुआ कि मैंने किसी वस्तु पर फोर्स लगाया पर वो कोई, उसने कोई रूप ही नहीं बदला, जो अपरूपक बल मैंने लगाया उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, कोई विकृति ही उत्पन्न नहीं हुई, तो आप कैसे बोल सकते हो कि विकृति शून्य होगी? विकृति शून्य तो इस कंडीशन में होगी जब डेल्टा एल इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, एल इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगी विकृति। ठीक है, तो बेटा ये जवाब आपका गलत है। आपका जो सही जवाब होगा, पदार्थ में स्थायी विकृति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल देखिए आप, दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। यंग प्रत्यास्थता गुणांक के मात्रक होते हैं। बताया था मैंने आपको, शायद परसों बताया था या कल बताया था, प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक कैसे कैलकुलेट करते हैं। योगेंद्र झाझड़िया 2 में ए, 2 में ए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और कोई जवाब भाई? राहुल कुमार 3, राहुल कुमार का जवाब 3। और भाई लोकेश यादव का जवाब 2, योगेंद्र झाझड़िया का जवाब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बेटा 2 भी गलत है और 3 भी गलत है। आपका जो जवाब सही होगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। मैंने आपको बताया नहीं क्या कि जो y इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास? F बाई ए होता है और डेल्टा L बाई एल होता है। ये तो अपने पास यूनिटलेस होता है, इसको तो कैंसिल कर दीजिए। F बाई ए होता है, F की वैल्यू क्या होती है? F की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है, आप देख सकते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है। जो अपना सेकंड क्वेश्चन है उसमें जो ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन 1 होगा, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक अनुपात होगा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक अनुपात होगा, तो आप इसको बताइए। 4 ऑप्शन है, प्रतिबल एवं आयतन विकृति का, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का, अपरूपक प्रतिबल अपरूपण विकृति का, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और पार्श्विक विकृति का। चलिए बताइए, सोच के बताइए जरा। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं,
घनश्याम नेहरा सेकंड, घनश्याम नेहरा का जवाब सेकंड। और कोई जवाब? राहुल कुमार, लोकेश यादव, लोकेश यादव का 3, गलत जवाब है भाई लोकेश यादव। राहुल कुमार 2, योगेंद्र जाजड़िया 3 में बी, ठीक है। तो आपका जो जवाब होगा वो सही है। अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का जो अनुपात होगा उसी को क्या कहेंगे अपने पास? यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहेंगे। अभी मैंने बताया था ना, अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या है? F बाई ए, और अनुदैर्ध्य विकृति क्या है? डेल्टा L बाई L है। और ये क्या है? ये अनुदैर्ध्य प्रतिबल है, प्रतिबल। और ये क्या है? अनुदैर्ध्य विकृति। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है और ये लॉन्गिट्यूडनल अपने पास स्ट्रेस है, ठीक है। तो जो ऑप्शन होगा अपना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को परिभाषित करते हैं। ये भी उसी के जैसा क्वेश्चन है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को परिभाषित करते हैं, बताइए। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक मैंने आपको कल ही बताया था कि कैसे हम डिफाइन करते हैं। इसके बाद मैंने आपको संपीड्यता भी बताई थी, कंप्रेसिबिलिटी भी बताई थी। योगेंद्र नेहरा फोर्थ में ए, लोकेश यादव ए। और कोई जवाब? राहुल कुमार ए, दीपेंद्र कुमार ए, बिल्कुल सही है भाई ए। प्रतिबल एवं आयतन विकृति का जो यंग, सॉरी ये नहीं, ये जवाब था अपना दाब और आयतन विकृति का, ठीक है। क्यों? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक अपने पास K इज इक्वल टू क्या था? जो P था डिवाइडेड बाय डेल्टा V बाई V था, इसको हमने इस प्रकार से डिफाइन किया था। और कंप्रेसिबिलिटी को किस प्रकार से डिफाइन किया था? यहीं से आप देखिए, कंप्रेसिबिलिटी आपको पूछ ले तो कंप्रेसिबिलिटी के लिए क्या होगा अपने पास? 1 बाई K इज इक्वल टू डेल्टा V बाई PV। इस प्रकार से हमने कल कंप्रेसिबिलिटी को, जो संपीड्यता होती है उसको डिफाइन किया था। और इस प्रकार से हमने किसको डिफाइन किया था? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तो यहां से देखिए, दाब और आयतन विकृति, दाब तो ये रहा अपना और आयतन विकृति ये रही डेल्टा V बाई V। ये नीचे आ जाएगा तो अपने पास आयतन विकृति हो जाएगी। यहाँ पर अनुदैर्ध्य प्रतिबल नहीं है, अनुदैर्ध्य विकृति नहीं है, अपरूपक बल और अपरूपण विकृति नहीं है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल पार्श्व विकृति नहीं है। तो अपना ऑप्शन ए जो होगा, ऑप्शन 1 होगा, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दृढ़ता गुणांक को परिभाषित करते हैं निम्न के अनुपात के द्वारा। दृढ़ता गुणांक की बात करते हैं भाई। अभी मैंने बताया था, आज ही की क्लास में मैंने बताया था कि जो अपना ऑप्शन नंबर 3 होगा, अपरूपक प्रतिबल और जो अपरूपण प्रति, कोई जवाब दे रहा है? जो ऑप्शन नंबर 3 होगा अपना, अपरूपक प्रतिबल और अपरूपण विकृति, ठीक है। अभी बताया था ना मैंने आपको, अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति, इसका जो अनुपात होगा वह किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है अपने पास ईटा के। योगेंद्र जाजड़िया 5 में सी, बिल्कुल सही बात है। अभी मैंने बताया था, आज ही की क्लास में बताइए सर, ठीक है। यह भी अपना क्वेश्चन हो गया। पोजीशन के अनुपात को परिभाषित करते हैं। ये शायद एक क्वेश्चन, एक आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये ऑप्शन देखिए आप, पोजीशन के अनुपात को परिभाषित करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात के द्वारा, आयतन विकृति और आयतन अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात के द्वारा, अपरूपण विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात के द्वारा, स्पर्शरेखीय विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात के द्वारा। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो पार्श्व विकृति होती है, जो अपने पास पार्श्व विकृति होती है वो, और जो अनुदैर्ध्य विकृति होती है वो, उसको अनुपात से किसको बताया जाता है? जो अपना पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को बताया जाता है पायसन का जो अनुपात होता है उसको, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार से बनेंगे आपके छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे 1 लाइनर क्वेश्चन है ये, ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं, 1 लाइनर क्वेश्चन है। अगर आपको आता है तो आता है, अदरवाइज आप
आपके नंबर कट गए हैं, कोई आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है अभी बस। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हमारे हो गए वन लाइनर। अब बात करते हैं हम कुछ न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं भाई। तो देखिए, न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं भाई अपन, ध्यान से देखिएगा। एक धातु के तार की लंबाई L तथा त्रिज्या R है। इसका एक सिरा दृढ़ आधार से बंधा है तथा दूसरे सिरे पर F बल से खींचने पर इसकी लंबाई 2L तथा त्रिज्या 2R है, पर 2F बल लगाने से लंबाई में वृद्धि होगी। ठीक है, तो यहां पर पूछना क्या चाहता है कि अपने को क्या दे रखा है, एक L लंबाई का तार दे रखा है जिसकी त्रिज्या अपने पास R है और वो एक दृढ़ आधार से बंधा हुआ है। ठीक है, और जब हम उसको खींच रहे हैं तो F बल लगा रहे हैं। ठीक है, ये बात अपने को दी गई है। और पूछ क्या रहा है कि जब हम उस बल पर, उस जो वस्तु है उस तार पर एक बल 2F कार्य कराते हैं तो इसकी लंबाई 2L हो जाती है और इसकी त्रिज्या 2R हो जाती है। बेसिकली अपने को ये क्वेश्चन पूछना चाहता है। तो आप एक बात बताइए, तो लंबाई में वृद्धि पूछ रहा है, ये लंबाई में वृद्धि पूछ रहा है, तो मैंने आपको यंग प्रत्यास्थता गुणांक का जो फॉर्मूला है वो क्या बताया था, mg कैपिटल L डिवाइडेड बाई पाई r स्क्वायर स्मॉल l। कुछ इस प्रकार से बताया था, कुछ इस प्रकार से बताया था। ठीक है, यहां से देखिए mg कैपिटल L बाई पाई r स्क्वायर स्मॉल l था। पूछा क्या अपने को, लंबाई में वृद्धि L पूछा है, तो L की डिपेंडेंसी बताते हैं हम किस पर, mg L बाई पाई r स्क्वायर y के इक्वल बताते हैं। ये तो कब थी, जब त्रिज्या तो है R, ये है L और अपने पास बल mg की जगह F दे रखा है, तो F L बाई पाई R स्क्वायर y भी लिख सकते हो। ठीक है, mg की जगह क्या दे रखा है, F दे रखा है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गई अपने पास कंडीशन फर्स्ट। सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है ये, सेकंड कंडीशन में ये बोलना चाहता है ये कि अपने पास जो F है वो तो हो गया 2F, ठीक है, L है वो हो गया 2L और जो अपने पास R है वो हो गया 2R, तो पाई इंटू 2R है इसका स्क्वायर, और जो अपने पास Y है Y सेम टू सेम है, Y की कहीं बात नहीं की, Y को हम चेंज नहीं करेंगे, जिसको चेंज करवा रहा है बस उसी को चेंज कीजिए, अपनी तरफ से अपने को कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो यहां से जब हम इसकी और इसकी तुलना करते हैं तो जरा देखिए 2 और 2 कितने हो गए 4, F इंटू L डिवाइडेड बाई 4, 2 स्क्वायर कितना, 2 स्क्वायर कितना हो गया 4, और पाई R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई Y, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो F L पाई R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई Y। तो मैं आपको अगर पूछूं कि इक्वेशन नंबर और इक्वेशन नंबर 2 में क्या संबंध है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में क्या संबंध है, तो आप बोलोगे सर दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, तो जो अपने लंबाई में वृद्धि होगी वो अपनी L के इक्वल होगी, स्मॉल l के इक्वल होगी। ठीक है, इस प्रकार से हम रिलेशन निकाल के, दो इक्वेशन ली, पहली कंडीशन ली, सेकंड कंडीशन ली, दोनों में रिलेशन बताया। अगर यहाँ पर 1/2 आ जाता, 1/3 आ जाता तो यहाँ से कुछ और रिलेशन बनता, तो यहाँ से कुछ और रिलेशन बनता। तो यहाँ से देखिए अगर L थी तब ये आ रहा है, और अपने पास जब ये सारी कंडीशन लगा दी तो भी ये आ रहा है, तो जो लंबाई में वृद्धि होगी, क्योंकि ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला किसका है, ये लंबाई में वृद्धि का फॉर्मूला है, तो इससे अपने को जो लंबाई में वृद्धि होगी उसकी जो क्वांटिटी मिलेगी वो मिलेगी। ठीक है, समझ में आया भाई, समझ में आया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ काट का एक अपने पास क्षेत्रफल वाले तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक 4 नहीं है भैया, यहाँ पे Y है, ये Y है, टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, Y कीजिए आप इसको। ठीक है, Y है, यदि तार को खींचकर उसकी लंबाई में
वृद्धि, उसकी लंबाई में वृद्धि अक्स की जाती है तो किया गया कार्य होगा, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है। फॉर मत समझिएगा भाई, टाइपिंग मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए आप। क्या बोलना चाहता है, एक तार है जिसकी लंबाई कितनी है, l है, और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसका a है, और उस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल l लंबाई के कारण क्या है, उसका जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है वो है कैपिटल Y। यदि तार को खींचकर उसकी लंबाई में अक्स वृद्धि की जाती है तो किया गया कार्य होगा। शायद मैंने आपको कल ये बताया था कि इस प्रकार से अपने पास कुछ तार, स्प्रिंग मान लीजिए, तार मान लीजिए, ठीक है, इसकी लंबाई क्या दे रखा है, दे रहा है कैपिटल L दे रखा है, और इसकी जो लंबाई में वृद्धि में मान रहा हूं वो क्या मान रहा हूं, कुछ डेल्टा x मान रहा हूं, ठीक है, dx मान रहा हूं, जो छोटी सी वृद्धि मान ली मैंने, छोटे से समय के लिए छोटी सी एक वृद्धि मान ली, और ये छोटी सी वृद्धि के कारण क्या होगा, इस पर एक फोर्स काम करेगा छोटे से समय के लिए, जिससे dw बनेगा, वो भी एक छोटा सा कार्य होगा, ठीक है। तो यहां से मैंने कल आपको बताया था कि जो क्या होता है अपने पास बल, कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, ठीक है। बल की वैल्यू निकालते हैं हम किससे, यंग प्रत्यास्थता गुणांक से। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का जो फॉर्मूला होता है उससे हम क्या निकालते हैं वैल्यू, उससे वैल्यू निकालते हैं हम बल की, और बल की वैल्यू को हम यहां पुट करते हैं। चलिए निकाल के बता देता हूं मैं आपको। यंग प्रत्यास्थता गुणांक किससे क्या होता है, F इंटू कैपिटल L y इज इक्वल टू F इंटू कैपिटल L A, यही था, पाई आर स्क्वायर की जगह मैं A बोल रहा हूँ काट का क्षेत्रफल, और इसको मैं बोल रहा हूँ x, इसको क्या बोल रहा हूं मैं, x, क्योंकि लंबाई में वृद्धि अपने को क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन में, x बोल रहा है यहाँ से। तो यहाँ से देखिए f की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो क्या होगी मेरे पास, पाई a x, और ये L नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, और इससे क्या करेंगे हम, जो F इंटू dx कर देंगे, और कहां से कहां तक, 0 से L तक कर देंगे। तो F की वैल्यू अगर मैं ये रखूंगा तो y a x डिवाइडेड बाई L dx है, तो x है अपने पास वेरिएबल है, तो x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और पास में क्या है y a L है, तो इसको अगर मैं सोल्व करके लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, y a x स्क्वायर बाई 2L, तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, y a x स्क्वायर बाई 2L आएगा, ठीक है। ये तो ऑप्शन कैंसिल हो गया वैसे, ठीक है। आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कार्य नहीं होता, औसत कार्य होता है, बल नहीं लगता, औसत बल लगता है, इसलिए 1/2 साथ में मल्टीप्लाई में आता है। डायरेक्ट याद रखना चाहो तो, इतना सॉल्यूशन ना करना चाहो तो आप 1/2 मल्टीप्लाई में आता है, तो 1/2 मल्टीप्लाई में आ गया, तो ये ऑप्शन अपना कैंसिल हो गया और ये ऑप्शन अपना कैंसिल हो गया, और 2 ऑप्शन बचे हैं। और कल मैंने आप समाकलन भी किया था, 0 से स्मॉल l तक समाकलन किया था, तो समाकलन जब हम x का समाकलन करेंगे वो क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2, मतलब क्या हुआ, अपने पास जो ऊपर टर्म आएगी वो x स्क्वायर की टर्म आएगी, तो x स्क्वायर की टर्म आएगी, तो वो यहां से ये कैंसिल हो गया, बचा क्या अपने पास, वो बचा है, ठीक है। ट्रिक तो देखिए यही है, ट्रिक बताता हूं मैं आपको, ट्रिक यही है, डायरेक्ट सोल्व करने की ट्रिक यही है कि आप ये देखिए कि वर्क क्या होता है, वर्क होता क्या है, W इज इक्वल टू एफ डॉट dx होता है, dx होता है, तो यहाँ पर जो वृद्धि दे रखा है x दे रहा है, तो x का अपने पास dx के सापेक्ष समाकलन होगा, और इसका समाकलन क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2 होगा। तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर की टर्म कौन सी है, x स्क्वायर की टर्म कौन सी है, यहाँ पर ये y है, एक तो x स्क्वायर की टर्म ये रही, और एक ये रही, और एक ये रही, तो बट यहाँ पर मैंने कल आपको बताया था, क्योंकि ट्रिक आपको सीधे याद तो होगी नहीं, ट्रिक अगर आप रटने के लिए आ रहे हो कि सीधा ट्रिक बता दो, ट्रिक बताने से पहले आपको इसका जो डेरिवेशन है वो भी देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ट्रिक याद हो सकती है। तो ट्रिक के लिए आपको W की वैल्यू पता होनी चाहिए, जहां पर ये औसत बल होता है, औसत बल होता है, औसत बल होने के साथ ही इसके साथ F इंटू
एल होता है, इस प्रकार से होता है। तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा, हाफ आएगा, तो हाफ आएगा, तो अपने पास ये के ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल, बचा कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, और साथ में क्या आएगी अपने पास टर्म, एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी, इसलिए एक्स स्क्वायर की टर्म अपने पास ये हो जाएगी। सोल्व तो आपको करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, ये नहीं है कि 4 ऑप्शन देख लिया आपने, ट्रिक बताई खत्म, ऐसा नहीं होता। और आप ट्रिक पे जा क्यों रहे हो, जब आपको कॉन्सेप्ट याद है तो ट्रिक पे जा क्यों रहे हो आप, इसको अगर आपको ट्रिक याद है, इसको अगर थोड़ा सा घुमा दिया जाए तो आपसे नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की। बिल्कुल होते हैं सर, बिल्कुल होते हैं, 20 मिनट में 25 क्वेश्चन होते हैं, वो ट्रिक से नहीं होते, वो आपकी प्रैक्टिस से होते हैं, ट्रिक से नहीं होते, वो प्रैक्टिस से होते हैं। ट्रिक वाले क्वेश्चन आपके 5 आ जाएंगे, बाकी 20 क्वेश्चन कैसे करोगे आप, 20 क्वेश्चन के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और प्रैक्टिस अगर आप उन 5 की भी कर लो तो आपको कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका क्वेश्चन दिया गया होगा, आप वैल्यूज देखो आपको पुट करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। आप इनमें से डायरेक्ट नहीं बता सकते, चलो इस क्वेश्चन में मैं बता सकता हूं क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको थोड़ी सी वैल्यू दे दी जाए तो आप डायरेक्ट नहीं बता सकते कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 ऑप्शन में से आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, टाइम तो आपका वेस्ट होगा, टाइम तो आपका वेस्ट होगा। अब उस टाइम को आप, अगर आपका कोई सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश से आप उस टाइम को निकालिए, या फिर किसी और सब्जेक्ट से आप उसको टाइम निकालिए, अगर आपको फिजिक्स में थोड़ा टाइम लग रहा है तो आपकी वो खुद की हेडेक है, वो सब्जेक्ट की हेडेक नहीं है भाई, सब्जेक्ट तो आपको 25 क्वेश्चन देगा और 25 क्वेश्चन में 20 मिनट ही देगा, अब वो आपके ऊपर है कि आप 25-20 मिनट में 25 क्वेश्चन करते हो, 22 करते हो, 20 करते हो, या फिर 0 करते हो, ठीक है। ओके भाई, कोई 10 न्यूटन का बल किसी तार की लंबाई को 1 सेंटीमीटर बढ़ा देता है, क्वेश्चन को पढ़िए भाई ध्यान से, ठीक है। कोई 10 न्यूटन का बल है, वो किसी तार की लंबाई को 1 सेंटीमीटर से बढ़ा देता है, तो उस बल का मान होगा जो 2 सेंटीमीटर को बढ़ा दे। अभी देखिए, अगर आप ट्रिक पे जाएंगे तो इसकी कोई ट्रिक नहीं होगी, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ट्रिक की आपको जरूरत ही नहीं होगी, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला था आपको, फॉर्मूले तो आपको याद रखने होंगे, फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे कि F इंटू कैपिटल एल ए इंटू अपने पास क्या होता है, एल होता है, तो यहां से देखिए एल को मैं इधर लेके जाऊंगा तो एफ इंटू एल बाई ए इंटू वाई होगा, तो एल और एफ में क्या संबंध हुआ, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब एल बढ़ रहा है तो क्या बढ़ेगा, एफ बढ़ेगा। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, जब 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन है कब, जब 1 सेंटीमीटर है, तो मैं इस सेंटीमीटर को दुगुना कर रहा हूं तो मेरे पास फोर्स क्या होगा, दुगुना होगा। कितना टाइम लगा भाई, कितना टाइम लगा, 30 सेकंड लगे अपने को, ना कोई ट्रिक ना और कुछ, बस कॉन्सेप्ट है यार आपका। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्या होगा, 20 न्यूटन है, 2 सेंटीमीटर है, अगर हम इसको बढ़ा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, जो फोर्स की वैल्यू है वो दुगुनी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भाई, क्योंकि यहां से देखिए आप, जो एल है, स्मॉल एल है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एल है, ठीक है। तो यहां पर हम एल की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, पहले अपने पास एल की वैल्यू थी 1 सेंटीमीटर, अब क्या है 2 सेंटीमीटर है, तो क्या हुई अपने पास, जो अपने पास एल की वैल्यू है जस्ट 2 गुनी हो गई, तो अपने पास जो फोर्स की वैल्यू है 10 न्यूटन था वो भी 2 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। ये देखिए, 2 तार हैं, एक ही पदार्थ के बने हैं तथा जिनके अनुप्रस्थ काट के जो क्षेत्रफल है वो एक ही बल से खींचा जाता है, यदि उनकी लंबाइयों का अनुपात 2:1 है तो खींचने में किया गया कार्य का अनुपात होगा। तो मैंने आपको बताया था, राजीव सक्सेना, ये टॉपिक आज कंप्लीट करवाना है मुझे, अगर मैंने इसका 2 क्वेश्चन भी छोड़ दिए तो ये कल मेरे को वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो आपका जो क्वेश्चन है वो आप कल कीजिएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड है तो आप अभी कर सकते हो, इससे अगर रिलेटेड नहीं है तो आप बाद में कीजिएगा क्वेश्चन, क्योंकि हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो आप अभी कर सकते हो, अदरवाइज इस टॉपिक के बीच में और कोई टॉपिक नहीं, मैं पेपर सोल्व करवाऊंगा 5-10 दिन में, तब आप कर सकते हो उस क्वेश्चन, पेपर सॉल्विंग आ जाएंगे वो क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अपन देखिए क्या बोल रहा है, दो तार हैं वो एक ही पदार्थ से बने हैं तथा जिनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल क्या है, जिनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल समान है, को एक ही बल से खींचा जाता है। यदि उनके लंबाइयों का अनुपात अपने को दे रखा है तो कार्य का अनुपात अपने को पूछा है, तो कार्य क्या होता है अपने पास, W इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बल। अपने पास देखिए कार्य क्या होता है, W इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू जो फोर्स अप्लाई होता है वो, और जो लंबाई में वृद्धि होती है वो, लंबाई में जो वृद्धि होती है वो। तो यहां पर से देखिए W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बल समान है, यहां से देखिए बल समान है, बल समान है, इसलिए W जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, डेल्टा L के होगा। तो W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू डेल्टा L1 इज इक्वल टू डेल्टा L2। तो L1 और L2 की वैल्यू कितनी है, 2/1 है, तो वही वैल्यू होगी W1 अनुपात W2 की, जो किसकी है, जो है डेल्टा L1 अनुपात डेल्टा L2 की। ठीक है, इसकी वैल्यू 2:1 है, तो इसकी वैल्यू भी 2:1 होगी, 2:1 होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये देखिए आप 2 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक स्टील काट के क्षेत्रफल वाले, सॉरी डबल बार लिखा गया, तार को उसके लंबाई के बराबर खींचने के लिए आवश्यक बल का मान होगा। तो यहां से देखिए y की वैल्यू दे रखी है, ये अपने को किसकी वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है भाई, y की वैल्यू दे रखी है। यहाँ पर जो यंग प्रत्यास्था गुणांक है y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू अपने को दे रखी है। ठीक है, अब देखिए अपने को पूछा क्या है कि उसको लंबाई के बराबर खींचने पर, मतलब जो डेल्टा L है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, L के बराबर है। ये अपने पास कुछ तार है, ठीक है, ये अपने पास कुछ स्प्रिंग मान लीजिए, तार मान लीजिए, ठीक है, ये अपने स्प्रिंग मान ली, इसकी लंबाई क्या कंसीडर कर ली हमने, L स्मॉल l कंसीडर कर ली। अब इस पर एक फोर्स लगाया हमने, फोर्स लगाने के लिए बोल रहा है, नीचे की तरफ लगा लिया और उसको उतनी ही लंबाई तक बढ़ा दिया, क्या कर दिया, लंबाई तक बढ़ा दिया, कितनी लंबाई तक, जो L थी। तो डेल्टा L की वैल्यू क्या होगी अपने पास, L के इक्वल होगी। ठीक है, तो डेल्टा L की जो वैल्यू है अपने पास, यहां पर लिख दी मैंने, डेल्टा L की जो वैल्यू है वो L के इक्वल हो गई। तो आवश्यक बल का मान होगा। ठीक है, तो देखिए जरा, y इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, F इंटू स्मॉल l डिवाइडेड बाई a इंटू क्या हो गया, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, डेल्टा L आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आएगा, इसी प्रकार से आएगा। अब यहाँ पर क्या क्या वैल्यू आपको दे रखी है और क्या क्या कैलकुलेट करना, बल का मान पूछा है, बल का मान पूछा है, तो बल का मान निकाल लीजिए आप। बल का मान कैसे निकालेंगे, F इज इक्वल टू क्या होगा, ये इधर जाएगा, y है ये भाई, मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा L डिवाइडेड बाई स्मॉल l। ठीक है, ये इसके इक्वल है, ये इसके क्या है, इक्वल है, और a स्क्वायर है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अपने को दे रखा है